मैं डॉक्टर सुमित सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आरएमपी पीजी कॉलेज सीतापुर से स्वयं प्रभा के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम राजनीति सिद्धांत पे अपनी एक समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे और इकाई 1 की चर्चा, जिसमें राजनीति सिद्धांत क्या है और इसके विभिन्न दृष्टिकोण क्या हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। अब सवाल ये है कि राजनीतिक सिद्धांत में सिद्धांत का अर्थ क्या है और राजनीतिक से तात्पर्य क्या है। राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत कब हुई होगी और हमें इसकी समझ बनाने की या इसे पढ़ने की आवश्यकता क्या है। इन सब महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अगले 1 घंटे में चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि इससे जुड़े विभिन्न धारणाएं, विभिन्न विचारधाराएं, विभिन्न दृष्टिकोण क्या हैं और इन दृष्टिकोणों का विकास कैसे हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम सिद्धांत की बात करें तो पहले सामान्य अर्थों में हम समझें कि सिद्धांत से तात्पर्य एक नियम से है, एक सामान्यीकरण से है, जिसमें हम विभिन्न व्यवहारों के सामान्यीकरण की ओर एक किसी भी सिद्धांत को ले जाते हैं और सिद्धांत से हम नियमों की खोज करते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो हम ये जानते हैं कि किसी भी चीज को ऊपर उछालने पे वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ही नीचे जमीन पर आता है। उसी तरीके से हम सिद्धांत के माध्यम से ये प्रयास, विभिन्न परिघटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। अब चूंकि हमारा जो ये कोर्स है वो राजनीति से जुड़ा है और राजनीति विज्ञान विषय हमें पढ़ना है और इस सिद्धांत के आगे का विशेषण जो है वो है राजनीतिक। तो सवाल ये है कि फिर राजनीतिक सिद्धांत क्या है और राजनीतिक सिद्धांत में राजनीति से क्या तात्पर्य है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हमारे लिए राजनीतिक सिद्धांत की समझ विकसित करना थोड़ा जटिल होगा। तो राजनीति की शुरुआत कब हुई, राजनीति से क्या तात्पर्य है, हम पहले इसकी चर्चा करते हैं। राजनीति की शुरुआत तब से होती है जब से व्यक्ति एक साथ रहना शुरू करते हैं और साथ रहने में परस्पर यह देखा जाता है कि किसी भी समाज, कोई भी युग, किसी भी देश काल का समाज रहा हो, हमेशा संसाधनों की कमी वहां रही है और संसाधनों की कमी के आलोक में आप ये जानते हैं कि मनुष्यों के बीच हमेशा एक संघर्ष विद्यमान रहा है, क्योंकि सबको अपने हितों को पूरा करना होता है और हितों को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। और चाहे आज का समाज हो, चाहे 4000 साल पहले का समाज हो, हमेशा संसाधनों की कमी रही है। तो जब भी इस तरीके का कोई संघर्ष किसी समाज में होता है, तो जब इस संघर्ष को कम करने का प्रयास किया जाता है तो हम कहते हैं कि यहां राजनीति की जा रही है। यानी राजनीति का काम लोगों में परस्पर समन्वय का विकास करना है, हितों के संघर्ष को कम करना है और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जिसमें सभी अपने हितों को पूरा कर पाएं, अपने विकास के लिए, उनके विकास के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो उनको मिल पाएं और सभी के साथ समता, सभी के साथ सभी को स्वतंत्रता और सभी को न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था करना राजनीति विज्ञान या राजनीति सिद्धांत का प्रमुख कार्य है। तो आप ये समझ गए कि राजनीति से तात्पर्य एक क्रिया के रूप में या एक प्रक्रिया के रूप में ये है कि समाज के संघर्षों को कम से कम किया जाए,
एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें सब आपसी सहकार से, आपसी समन्वय से रहें और उनमें विकास या उनके विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हों। तो अगर संक्षेप में कहें तो किसी भी समाज में समाज के लोगों की सुरक्षा, उनके विकास और उनको न्याय देने की जिम्मेदारी राजनीतिक प्रक्रिया पर होती है। राजनीति में हम ये देखते हैं कि ये शक्ति से जुड़ी एक संकल्पना है और ये वैध शक्ति से जुड़ी संकल्पना है। यहां शक्ति का प्रयोग तो होता है, लेकिन शक्ति का प्रयोग समाज में शांति, विकास और सुरक्षा को कायम करने के लिए होता है। शक्ति का प्रयोग संघर्षों को कम करने के लिए होता है। तो अब अगर हम राजनीति और सिद्धांत को जोड़ें तो राजनीतिक सिद्धांत में हम लोगों के जो राजनीतिक मामले हैं, लोगों के जो राजनीतिक विषय हैं, जिसमें सत्ता के प्रयोग की बात होती है, लोगों के अधिकारों की चिंता की जाती है, जिसमें एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाता है, ऐसे सभी विषयों में राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत हम सामान्यीकरण का प्रयास करते हैं। हम एक नियम खोजने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस पैटर्न पर, किस तरीके से राजनीति सिद्धांत या ये लोग अपने राजनीतिक व्यवहार को परिचालित करते हैं। तो राजनीति सिद्धांत में हम राजनीतिक व्यवहार के नियमों की खोज का प्रयास करते हैं। हम ये देखते हैं कि विभिन्न समय काल में जब भी कोई राजनीतिक प्रश्न या राजनीतिक संकट खड़ा होता है तो लोग उनका समाधान किस आधार पर और किस नियमों के तहत करते हैं, किन नियमों के तहत करते हैं। तो राजनीति सिद्धांत का काम न सिर्फ नियमों की खोज करना है, बल्कि राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या करना है, उनका विश्लेषण करना है, उनका स्पष्टीकरण देना है और राजनीतिक व्यवस्था के पीछे की जो विचारधारा है, जो दर्शन है, उसको भी समझने का प्रयास राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत, इनमें क्या संबंध है। तो मूलतः राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विचार का भी हम अध्ययन करते हैं, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन का भी हम अध्ययन करते हैं। सामान्य तौर पे विषय को राजनीतिक विज्ञान के तौर पे जाना जाता है, लेकिन अगर हम देखें तो राजनीति सिद्धांत में विज्ञान भी शामिल है, विचार भी शामिल है और दर्शन भी शामिल है। तो अब प्रश्न उठता है कि राजनीतिक दर्शन क्या है और राजनीतिक विज्ञान क्या है, फिर राजनीतिक विचारधारा क्या है। तो राजनीतिक दर्शन की अगर हम बात करें और वहां से अपनी बात की शुरुआत करें तो राजनीतिक दर्शन मूलतः इस बात से संबंधित है कि किसी भी समाज में राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, आदर्श राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा क्या होनी चाहिए और राजनीतिक जो पूरी व्यवस्था है उसमें लोगों का एक दूसरे से संबंध, लोगों का संस्थाओं से संबंध क्या होना चाहिए, लोगों के पास कौन से अधिकार होने चाहिए, न्याय का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो आप ये देख रहे होंगे कि जितना चाहिए से जुड़े विषय हैं, क्या होना चाहिए, वो राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत आता है। और राजनीति दर्शन में हम किसी व्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं। हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि व्यवस्था जो है वो कैसी है, क्या वो अपने
जिस लक्ष्य के लिए स्थापित की गई थी, जिस लक्ष्य के लिए व्यवस्था को बनाया गया था, क्या वो अपने लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम है? और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? और इसके सुधार के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? तो राजनीति दर्शन में मूलतः एक मूल्यांकन की प्रवृत्ति, एक मानक स्थापित करने की प्रवृत्ति, मूल्यों को स्थापित करने की प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। जबकि अगर हम राजनीतिक विचारों की बात करें या राजनीतिक विचारधारा की बात करें, तो राजनीतिक विचारधारा भी एक व्यवस्था देने का प्रयास करता है, राजनीतिक संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करता है, लेकिन उसके साथ ही वो एक विश्वास पर आधारित है। राजनीतिक विचारधारा किसी व्यक्ति की हो सकती है, जैसे मार्क्स की विचारधारा थी मार्क्सवाद की, लॉक की विचारधारा थी उदारवाद की। राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विचार का मूल अंतर यह है कि राजनीतिक दर्शन स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए तैयार होता है, स्वयं का के प्रति भी एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को अख्तियार करने में उसे कोई संकोच नहीं होता है। या किसी भी पुराने विचार या कोई भी राजनीतिक दार्शनिक है तो वो स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए स्वयं का आलोचनात्मक दृष्टिकोण एक रखता है। लेकिन विचारधारा के साथ ये नहीं है। विचारधारा एक राजनीतिक विश्वास पर आधारित होती है और वो एक रूढ़ व्यवस्था पर आधारित होती है। मार्क्सवाद ने ये कहा कि ऐसी बात अगर है, मार्क्स ने पूरे राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संबंधों के आधार को अगर आर्थिक व्यवस्था के आधार पर व्याख्यायित करने का, विश्लेषित करने का या उससे निर्धारित करने की बात कही तो कही, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। मार्क्स का मानना था कि वास्तव में उत्पादन के संबंध ही राजनीतिक, सामाजिक और विभिन्न जो आयाम हैं समाज जीवन के, उनको निर्धारित करता है। यानी आर्थिक उत्पादन के साधनों पर जिसका स्वामित्व होता है वो बुर्जुआ वर्ग होता है और वही राजनीति में भी प्रभुत्व स्थापित करता है, समाज जीवन में भी प्रभुत्व स्थापित करता है और उसी के अनुसार सांस्कृतिक व्यवस्थाएं भी परिचालित होती हैं। और ये समाज हमेशा दो वर्गों में विभाजित रहा है। एक वो वर्ग जो उत्पादन के साधनों पर जिसका स्वामित्व था और दूसरा वो वर्ग जिसका स्वामित्व नहीं था। जिसका स्वामित्व था वो शोषक था और जिसका स्वामित्व नहीं था वो शोषित था। और ये इतिहास की पूरी धारा इसी तरीके से, इसी संबंध के आधार पर चलती है। जब परस्पर संघर्ष होता है शोषक और शोषित में तो एक नई व्यवस्था बनती है, लेकिन फिर वो व्यवस्था में शोषक और शोषित का चरित्र आ जाता है, फिर संघर्ष होता है, फिर आगे बढ़ती है। तो जो वाद, प्रतिवाद और संवाद की स्थिति मार्क्स ने कही, इसी तरीके से ऐतिहासिक द्वंद्ववाद या ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर समाज का और इसका विकास होता है। तो अब ये विचार का सेट मार्क्सवाद ने दे दिया, मार्क्स ने ये दे दिया, एक मार्क्सवाद के तौर पे इसको दे दिया। अब इसमें किसी संशोधन की, आलोचना की बात मार्क्स स्वीकार नहीं करेगा। तो ये एक रूढ़ प्रवृत्ति हो गई। तो विचारधारा को हम एक रूढ़ विश्वास के तौर पे ले सकते हैं। अगर उसकी राजनीतिक विचारधारा की बात करें तो क्या है, तो ये एक रूढ़ विश्वास है जो या तो यथास्थितिवाद को बनाए रखने का प्रयास करेगा या परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा, सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा। तो मार्क्सवाद की जो विचारधारा थी वो औद्योगिक संबंधों में या उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रही थी। लेकिन अगर
औद्योगिक क्रांति में उदारवाद की भूमिका देखें, जिसके प्रवर्तकों में लॉक का नाम आता है, जॉन लॉक का नाम आता है। तो उदारवाद यथास्थितिवाद को कायम करने के लिए प्रयास करता दिखेगा। उदारवाद भी एक रूढ़ विश्वास पर आधारित है। तो कहने का मतलब राजनीतिक जो विचारधाराएं होती हैं उनमें मूलतः 3 प्रवृत्ति होती हैं। रूढ़ विश्वास पर आधारित होता है, वो या तो यथास्थितिवाद को बढ़ाने के लिए काम करेगा, उसको कायम रखने के लिए काम करेगा, या फिर सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करेगा। और इसमें आत्म आलोचना की, स्वमूल्यांकन की प्रवृत्ति नहीं होती है, जो राजनीतिक दर्शन से इसको अलग करती है। आप देखेंगे कि हम सभी राजनीतिक विचारधाराओं को राजनीतिक दर्शन की श्रेणी में तो रख सकते हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दर्शन राजनीतिक विचारधारा में नहीं आएंगे, क्योंकि दर्शन में एक स्वमूल्यांकन की प्रवृत्ति होती है, आत्म आलोचना की प्रवृत्ति होती है, जो कि राजनीतिक विचारधारा में नहीं पाई जाती है। तो ये तो बात रही राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विचारधारा की। अब अगला प्रश्न है कि राजनीतिक विज्ञान क्या है। तो राजनीति विज्ञान का संबंध तथ्यों से है। राजनीति विज्ञान उन तथ्यों का अध्ययन करता है जो अनुभव सिद्ध हो, जो अनुभव के आधार पर जिनका विश्लेषण किया जा सके, जिनका सत्यापन किया जा सके। ऐसे सभी तथ्य राजनीति विज्ञान की श्रेणी में आएंगे। जैसे भारत में चुनावों का अध्ययन हुआ, भारतीय किस आधार पर चुनाव में अपने मत व्यवहार करते हैं, उन मत व्यवहारों को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो इस तरीके के क्या हैं, क्यों हैं, जब प्रश्न किसी व्यवस्था में करी जाती है तो वो राजनीति विज्ञान कहलाता है। जब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्रधानमंत्री की भूमिका लोकतंत्र में क्या है, विभिन्न राजनीतिक संरचनाएं कैसे काम करती हैं, किस परिस्थिति में कौन क्या व्यवहार करता है, तो ये सारे प्रश्न का उत्तर हमें राजनीति विज्ञान की श्रेणी में मिलता है या राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मिलता है। तो विज्ञान मूलतः राजनीतिक वास्तविकताओं का वर्णन करता है, उसका विश्लेषण करता है, विभिन्न राजनीतिक परिघटनाओं में संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। लेकिन अगर दर्शन की बात करें, विज्ञान और दर्शन में अंतर की बात करें, तो दर्शन मूलतः आचरण को निर्धारित करने का कार्य करता दिखेगा कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जहां राजनीति विज्ञान वर्णन करता नजर आता है, वहीं राजनीतिक दर्शन सलाह देता नजर आता है, एक योजना प्रस्तुत करता नजर आता है, एक विकल्प प्रस्तुत करता नजर आता है। तो इस तरीके से राजनीति सिद्धांत में हम राजनीतिक विचारों का भी अध्ययन करते हैं, जो कि एक राजनीतिक दार्शनिक के विश्वास से जुड़ा है, आस्था पर आधारित है। दूसरा, हम राजनीतिक दर्शन का भी अध्ययन करते हैं कि आखिर एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था को कैसी होनी चाहिए। और तीसरे, हम राजनीति विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं कि कौन क्या कब कैसे है। तो क्या है और क्यों है का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये राजनीतिक विज्ञान की श्रेणी में आएगा। तो अगर इस तरीके से देखें तो राजनीति सिद्धांत में हम राजनीतिक संकल्पनाओं, सिद्धांतों और सरोकारों का दार्शनिक विश्लेषण करते हैं तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं और संरचनाओं की आनुभविक समझ बनाने की
कोशिश करते हैं। राजनीति सिद्धांत दर्शन के तौर पर हर स्थिति में सत्य को पाने का प्रयास करेगा और विज्ञान के रूप में सत्य तक पहुंचेगा। तो राजनीति सिद्धांत को अगर हम देखें तो डेविड हेल्ड एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दार्शनिक चिंतक हुए हैं। उन्होंने विज्ञान के रूप में इसके कार्य को समझाने की कोशिश की है कि आखिर राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान के रूप में कैसे काम करता है। तो वास्तव में विज्ञान के रूप में महत्वपूर्ण राजनीतिक चरों की पहचान करता है, उसके विभिन्न राजनीतिक घटक कौन कौन से हैं उसकी पहचान करता है, उनके परस्पर संबंधों का निर्धारण करता है, और इसके लिए राजनीति विज्ञान यहाँ विश्लेषणात्मक हो जाता है। विश्लेषण मतलब तोड़ना, किसी भी जटिल अवधारणा को उसके छोटे छोटे खंडों में तोड़ना और फिर उनके संबंधों का निर्धारण करना। ऐसे अध्ययन को हम विश्लेषणात्मक अध्ययन कहते हैं। और फिर इस अनुसंधान को ये अर्थपूर्ण बनाएगा। जब उनके विभिन्न घटकों के संबंधों को निर्धारित कर लेगा तो फिर एक सामान्यीकरण की ओर, एक नियम बनाने की ओर फिर ये जाएगा। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की थी कि राजनीति सिद्धांत बेसिकली राजनीतिक व्यवहारों के नियम बनाने का काम करता है। वो समझने का काम करता है कि किस राजनीतिक परिस्थिति में लोग कैसा व्यवहार करते हैं और उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ विज्ञान का तत्व कि कैसा व्यवहार करते हैं और दर्शन का तत्व उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये दोनों बातें सिद्धांत में अध्ययन की जाती है। उसके बाद अगर विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत की भूमिका देखें तो ये एक सैद्धांतिक ढांचे के होने और उस पर राजनीति वैज्ञानिकों में स्वीकृत एवं सहमति होने से विभिन्न अनुसंधानों के निष्कर्षों के मध्य तुलना कर सकेगा। यानी एक ऐसा सैद्धांतिक ढांचा हम विज्ञान के रूप में डेवलप करते हैं जिससे अन्य जो इस ढांचे से इतर जो व्यवस्थाएं हैं उनके मध्य एक तुलनात्मक अध्ययन करके उनका निष्कर्ष निकाला जा सके। इसमें न सिर्फ पूर्व अनुसंधानों के निष्कर्ष के सत्यापन में मदद मिलेगा बल्कि ऐसे नए अनुसंधान के क्षेत्रों का उद्घाटन भी होगा जहां आनुभविक विश्लेषण की आवश्यकता है। अंततः सैद्धांतिक ढांचे होने से अथवा कम से कम संकल्पनाओं के अपेक्षाकृत सतत निकाय के होने से अनुसंधान को विश्वसनीय बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से राजनीति सिद्धांत में राजनीति विज्ञान की भूमिका उस सैद्धांतिक ढांचे के निर्माण की है जिसमें हम विभिन्न राजनीतिक विकल्पों और विभिन्न जो है राजनीतिक व्यवस्थाओं का एक तुलनात्मक अध्ययन करके हम महत्वपूर्ण निष्कर्षों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से राजनीति सिद्धांत को प्रायोगिक, अन्वेषी, संवादात्मक, खुले मत का व्यंग्यात्मक और संवेदनशील होने की आप देखेंगे आवश्यकता रहती है। अब अगर सारांश रूप में समझने की कोशिश करें कि राजनीति सिद्धांत क्या है, तो राजनीति सिद्धांत उससे संबंधित है जो राजनीतिक है। यह राजनीति का दर्शन और विज्ञान है। जॉर्ज सेबाइन ने इसके बारे में कहा है कि राजनीति सिद्धांत उससे जुड़ा है जो बृहद रूप से राजनीतिक है या राजनीतिक रूप से प्रासंगिक है। तो राजनीति सिद्धांत का तात्पर्य मूलतः राजनीति से है। और राजनीति मैंने बताया कि जहां भी कोई समाज है उनमें परस्पर समन्वय, जहां हितों का संघर्ष है उन हितों के संघर्ष में समन्वय कैसे स्थापित हो, एक आदर्श व्यवस्था का निर्माण कैसे हो, सबके अधिकार और कर्तव्य कैसे तय किए जाएं, सत्ता का प्रयोग किस तरीके से किया जाए और सबको सुरक्षा, विकास और न्याय कैसे दिया जाए, ये सारे विषय राजनीति से जुड़े हैं। अब अगर देखें अगली भूमिका, तो राजनीति सिद्धांत राजनीति की व्याख्या करता है और राजनीतिक विश्व को समझने में मदद करता है, राजनीतिक संदर्भ की समझ पैदा करता है तथा राजनीतिक घटनाओं को पहचानने और इसे अन्य घटनाओं से अलग करने की क्षमता देता है।
तथा हमसे यह निर्णय करने में सक्षम बनाता है कि कोई घटना क्यों घटती है, जो घटी वह अच्छी है या बुरी, या आगे क्या होगा, इसके बारे में भी एक समझ बनाने का प्रयास राजनीतिक सिद्धांत में होता है या राजनीतिक सिद्धांत करता है। राजनीतिक सिद्धांत जहां तक तथ्यों पर आधारित है वहां तक इतिहास है, जहां यह घटनाओं का मूल्यांकन करता है वहां यह दार्शनिक है, तथा जहां यह वैज्ञानिक व्याख्या करता है वहां यह विज्ञान है। तो राजनीतिक सिद्धांत इतिहास भी है, दर्शन भी है और विज्ञान भी है। ये आपने समझा। राजनीतिक सिद्धांत का विकास प्राचीन मानकीय रूप से वर्तमान विज्ञान के रूप में हुआ है और यह आगे इतिहास, विज्ञान और दर्शन के तथा साथ ही मानकीय और आनुभविक संश्लेषण पर केंद्रित है। मतलब इसमें मूल्यों का भी अध्ययन है, तथ्यों का भी अध्ययन है और दोनों के एक साथ उनमें एक संश्लेषण करके उनका अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है और राजनीतिक परिघटनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। अब अगर बात करें राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता की, तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता इसके व्यवहारिक क्रियाविधि में है। यह न सिर्फ व्यक्ति, समुदाय या इतिहास का सिद्धांत है, बल्कि यह सुधार, क्रांति और संरक्षण का सिद्धांत है। सुधार, क्रांति और संरक्षण। कोई व्यवस्था में अगर कमी है तो उसमें वो सुधार का भी प्रेस्क्रिप्शन देता है, बदलाव, क्रांति की भी बात करता है, और कोई व्यवस्था अगर अच्छी चल रही है तो उसके संरक्षण का भी सिद्धांत ये देता है। अब अगर इसकी महत्व की चर्चा करें तो यह स्वयं एक सामाजिक वास्तविकता है। यह किसी संस्था या व्यवहार को औचित्यपूर्ण साबित करने या उसकी आलोचना करने के संदर्भ में विचारधारा है। यह व्यक्ति को शब्द प्रयोग की शैलियां उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी मांगों को उठाते हैं, आलोचनाएं करते हैं, घोषणाएं करते हैं तथा कभी कभी नीतियों को भी निर्धारित करते हैं। तो ये राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। तो आगे अगर हम देखें तो यह उन नैतिकता और आदर्शों को सूचीबद्ध करता है जो सामान्य रूप से या विशेष संदर्भ में व्यक्ति, घटना या आंदोलन का निर्णय करने और निर्धारण करने में मदद करते हैं तथा जन आकांक्षाओं एवं नीतियों को आवश्यक लक्ष्य एवं दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ये निर्धारित करता है, कार्य संपादित करने वाले एजेंसियों को या उनके बारे में एक समझ विकसित करने का प्रयास करता है तथा सुधार, क्रांति और संरक्षण के साधनों की भी व्याख्या करता है। यह व्यक्ति, समाज और इतिहास के सिद्धांत को समाहित करता है कि कैसे हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे किसी समाज का निर्माण हुआ, कैसे वो कार्य करता है और हम जहां हैं वहां तक कैसे पहुंचे और हमें आगे कहां जाना है। इसकी भी व्याख्या राजनीतिक सिद्धांत में की जाती है। राजनीतिक सिद्धांत का लक्ष्य उस संसार को पूरी तरह समझना है जिसमें यह जन्म लेता है। यह इस संसार के मुख्य लक्षण को जानने, इसकी समस्याओं को समझने की कोशिश करता है, समस्याओं के समाधान करने में अपनी क्षमताओं का निर्धारण करता है कि आखिर समस्या को समाधान करने में हमारी क्या भूमिका है, हमारी क्या क्षमता है, हम कहाँ कमी है और हम कैसे काम कर सकते हैं। ये सब कुछ राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करते हैं। यह व्यक्ति को वो क्षमता देता है जिससे वह स्वयं को, फिर स्वयं की राज व्यवस्था एवं इतिहास को समझ सके। पहले स्वयं को समझे और फिर अपनी राज्य व्यवस्था और इतिहास को समझे। यह मनुष्य को अपने सामान्य मामलों में निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। संक्षेप में यह व्याख्या करता है, स्वप्रकाशित होता है, समझता है, मूल्यांकन करता है, प्रबुद्ध बनाता है और परिवर्तन करता है। यह परिवर्तन की ओर ले जाने का प्रयास करता है। तो अगर संक्षेप में कहें तो राजनीतिक सिद्धांत एक उच्च कोटि का राजनीतिक व्यवस्था का मॉडल या प्रतिरूप बनाता है। यह एक पथ प्रदर्शक के रूप में राजनीतिक आंकड़ों को इकट्ठा करता है, उनको व्यवस्थित करता है या उनका एक व्यवस्थित संकलन करता है, फिर उनके विश्लेषण में सहायता करता है। विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक वास्तविकताओं का स्पष्टता से वर्णन करता है, बिना कोई ऐसा निर्णय दिए कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो राजनीतिक विज्ञान अपने आप में कोई भी मूल्यात्मक निर्णय
नहीं देता है कि कैसा होना चाहिए। लेकिन अगर दर्शन में देखें हम, तो यह वैसे व्यवहार के नियमों का वर्णन करता है जिससे एक अच्छा जीवन सबके लिए सुनिश्चित हो सके। तो ये काम फिर दर्शन करता है। तो अब आप देखेंगे प्रश्न उठा कि क्या राजनीति सिद्धांत मृत हो चुका है, और 19 जानते हैं कि हमें मूल्यों का अध्ययन, उनके सलाह को खत्म करने की बात करी गई, जिससे कहा गया कि राजनीति सिद्धांत अब मृत हो चुका है या मृत प्राय है। अब अगर कुछ बचा है तो केवल राजनीति विज्ञान, और हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन से ही कहीं ना कहीं मुख्य जो है लक्ष्य है उनको प्राप्त कर सकते हैं। हेराल्ड लासवेल ने कहा कि राजनीति के अध्ययन का विषय अब होना चाहिए कि किस किस को क्या क्या कब और कैसे मिलता है। हमें शक्ति का अध्ययन करना चाहिए कि समाज में शक्ति कहाँ है और उसका प्रयोग कैसे होता है। हमें मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करना चाहिए। और इस तरीके से आप देखेंगे कि 1940-50 के दशक में व्यवहारवाद की एक क्रांति होती है, जो कि तार्किक प्रत्यक्षवाद पर, आनुभविक अध्ययन पर, वैज्ञानिक तथ्यों के संश्लेषण, विश्लेषण और एकत्रीकरण पर आधारित होता है। अब राजनीति विज्ञान राज्य के कानूनी ढांचे का विवेचन करके ही अपने कर्तव्य की इत्सरी नहीं समझ लेता, बल्कि छोटी छोटी इकाइयों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि निर्वाचक मंडल, हित समूह, विशिष्ट वर्ग, ये कहाँ है, इनका व्यवहार क्या है, ये किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं। तो व्यवहार परक अध्ययन में मूलतः समाज में शक्ति के इकाइयों की खोज की जाती है कि कोई व्यक्ति या समूह अन्य व्यक्ति या समूह के व्यवहार को प्रभावित करने में कितना समर्थ है, इसकी समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है। और दूसरी तरफ निर्णयन की इकाई, आखिर निर्णयन की इकाई कौन कौन से हैं। हम समाज में या राजनीतिक व्यवस्था में यह देखने का प्रयास करते हैं कि नीति निर्धारण कैसे होता है, कौन से व्यक्ति या समूह की नीति प्रक्रिया में या राजनीतिक व्यवहार में निर्णायक की भूमिका होती है। राजनीति विज्ञान में अब राज्य की संरचना को उतनी प्रमुखता नहीं दी जाती है जितनी राजनीतिक प्रक्रिया को। तो अब जो राजनीति का विचार क्षेत्र है वो विस्तृत और जटिल हो जाता है व्यवहारवाद में। इसमें राजनीतिक बलों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक शक्तियों और गतिविधियों का भी अध्ययन, जो राजनीतिक प्रक्रिया पर प्रभाव डालती है, होने लगा। व्यवहारवाद ने संस्थाओं की नई परिभाषा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार संस्थाएं या तो व्यक्तिक व्यवहार से संबंधित प्रणालियां हैं या सामाजिक क्रिया की प्रणालियां हैं। अब प्रतिरूप पर, मॉडल के विकास पर जोर दिया जाने लगा। परिमापन की विधियां विकसित की गई। व्यक्ति के व्यवहारों को अध्ययन करने में कंप्यूटर और विभिन्न सॉफ्टवेयर का विकास किया गया। इसमें SPSS करके एक सॉफ्टवेयर है। राजनीति विज्ञान में परिष्करण अनुसंधान विधियों का प्रयोग, जिससे तथ्यों एवं विवरणों को सिद्ध एवं सत्यापित किया जा सके। राजनीतिक महत्व के विषय पर, या जैसे मतगणना, निर्वाचन, इनका अध्ययन किया जाने लगा। और अब समस्त सामाजिक विज्ञानों में एक एकता की तलाश का एक मुहिम चला। एक ऐसी शब्दावली, एक ऐसी संकल्पना गढ़ने का प्रयास किया गया जो सारे सामाजिक विज्ञान में एकता स्थापित करे, और इसमें निर्णय के एक से प्रतिरूपों और भूमिका की एक सी संकल्पनाओं का प्रयोग किया गया। तो अगर हम देखें तो इस तरीके से राजनीति सिद्धांत के मृत
प्राय होने की घोषणा के साथ ही व्यवहारवाद पर फोकस किया जाने लगा। लेकिन आगे चल के देखा गया, और उसमें डेविड ईस्टन जैसे चिंतकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, आमंड पॉवेल के संरचनात्मक या प्रणालीगत विश्लेषण का सिद्धांत या प्रतिरूप विकसित करने का जो प्रयास किया गया। फिर ये देखा गया 70 के दशक तक आते आते ये देखा गया कि व्यवहारवाद में सामाजिक समस्याओं से सरोकार हटता जा रहा है। वो केवल ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी विशेष परिस्थिति या पर्यावरण या वातावरण में व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, शक्ति के केंद्र कौन कौन से हैं, कौन कब क्या निर्णय लेता है, इसका अध्ययन तो किया, क्या है क्यों है, अच्छे से अध्ययन किया, लेकिन क्या करना चाहिए इसका सरोकार एक तरीके से खत्म हो गया। तो आप देखेंगे कि 1970 के दशक में इस तरीके से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकट का दौर हुआ। न्यूक्लियर बम का खतरा मंडराने लगा। यूएसए की राजनीति में गृह युद्ध का खतरा था, और वियतनाम की लड़ाई ने तो पूरे विश्व की नैतिक चेतना को झकझोर के रख दिया। अब ये हुआ कि पर्यावरण का संकट हो, लैंगिक संवेदनशीलता की बात हो, या जिस तरीके से अंधाधुंध युद्ध में फंसने की स्थिति हो, इसका जवाब राजनीति विज्ञानियों के पास नहीं था कि हम इससे कैसे निपट सकते हैं। तब फिर डेविड ईस्टन ने सितंबर 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें दौर में उन्होंने कहा कि राजनीति के अध्ययन के कठोर वैज्ञानिक अनुशासन के ढांचे में सुधार और इसे प्रासंगिक बनाने के लिए अब हमें मूल्यों से सरोकार रखना जरूरी है। यानी तथ्य के साथ अब मूल्यों से सरोकार रखना जरूरी है, और यही फिर उस धारणा का जन्म होता है जिसमें यह कहा गया कि राजनीति सिद्धांत का अब पुनरुत्थान होने का दौर आया, और अब आवश्यकता यह है कि हमें ऐसे अनुसंधान करना चाहिए या ऐसे अनुसंधान पर बल देना चाहिए जो सामाजिक समस्याओं से सरोकार रखता हो, और उस अनुसंधान का क्या फायदा जो कि सामाजिक समस्याओं के समाधान से कोई सरोकार नहीं रखता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद का दौर आता है, और इसमें प्रासंगिकता और कार्रवाई का नारा दिया जाता है कि हमारे किसी भी अध्ययन को प्रासंगिक होना चाहिए और ये सुधार के लिए काम करता दिखना चाहिए। तो ये व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकार करता है और राजनीति विज्ञान में एक नए क्षितिज की ओर लेके जाता है। यह ना प्रतिक्रिया का सूचक है, ना प्रतिक्रांति का सूचक है, ये सिर्फ सुधार की मांग करता है। ये कोई विशेष विचारधारा भी नहीं है उत्तर व्यवहारवाद की जो विचारधारा है। तो संक्षेप में देखें तो यहां तकनीक का अगर इसकी विशेषताओं पर जोर दें तो अब तकनीक पर उतना जोर नहीं दिया जाता जितना सार तत्व पे जोर दिया जाता है। व्यवहारवाद का मानना है कि हमारा सारा ज्ञान मूल्यों की आधारशिला पर टिका है। यदि मूल्यों को ज्ञान की प्रेरणा शक्ति नहीं माना जाता तो ज्ञान के दुरुपयोग का खतरा बना रहेगा। यदि ज्ञान का उपयोग उचित साध्यों की सिद्धि के लिए करना है तो मूल्यों को फिर से राजनीति विज्ञान के हृदय में स्थान देना होगा, और यही फिर किया गया। सामाजिक समस्याओं को समझ लेने की राजनीतिक वैज्ञानिक कार्यवाही से विमुख हम नहीं रह सकते हैं। चिंतन परक विज्ञान 19वीं शताब्दी तक तो ठीक था जब विभिन्न राष्ट्रों की नैतिक मान्यताएं एक सी थीं, परंतु समकालीन समाज में इतने तीव्र वैचारिक मतभेद पाए जाते हैं कि राजनीति विज्ञान को चिंतन की लक्ष्मण रेखा को पार करके ठोस कार्यवाही के मैदान में आना ही पड़ा और आना चाहिए।
तो इस तरीके से ये माना गया कि अब मानवीय मूल्यों की रक्षा करना राजनीति वैज्ञानिकों का एक विशेष दायित्व है, जिससे अब वो विमुख नहीं रह सकते और अब राजनीति विज्ञान को सामाजिक परिवर्तन की ओर ध्यान देना चाहिए और तथ्यों को विस्तृत सामाजिक संदर्भ के साथ जोड़कर देखना चाहिए। हम मूल्यों के अभाव में सार्थक अध्ययन नहीं कर सकते और अब राजनीतिक बुद्धिजीवियों या राजनीति के जो विद्वान हैं उनको सकारात्मक भूमिका निभानी पड़ेगी, साध्य निर्धारण करना होगा और समाज को उसकी ओर प्रेरित करना होगा। सभी व्यवसायों को राजनीति से संबंध करना अनिवार्य भी हो जाएगा और वांछनीय भी हो जाएगा। तो अब एक तरीके से कार्रवाई की मांग करी गई और कार्रवाई किस लिए? कार्रवाई लैंगिक संवेदनशीलता के लिए, कार्रवाई पर्यावरण आंदोलन के लिए, पर्यावरण के बचाने के लिए, कार्रवाई मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए और कार्रवाई निशस्त्रीकरण, विश्व को युद्ध के खतरों से मुक्त करने के लिए कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई। और यह भी आप समझ चुके हैं कि उत्तर व्यवहारवाद में फिर हमें तथ्यों के प्रासंगिकता पर जोर देने का एक तरीके से प्रयास किया गया और तथ्यों को सामाजिक संदर्भ में व्याख्या करके सामाजिक सुधार की ओर, सामाजिक परिवर्तन की ओर ले जाने का कार्य किया गया, उसको एक संदर्भ देने का प्रयास किया गया। तो अब केवल तथ्यों से ही सरोकार नहीं रहेगा, मूल्यों से भी सरोकार रहेगा। हम ज्ञान के पाने के उन्नत साधन तो विकसित कर लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए जो हमने वैज्ञानिक साधन विकसित किए वो ठीक था, लेकिन इन साधनों का प्रयोग अब साध्यों को प्राप्त करने के लिए या एक समाज में एक ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए किया जाने पर जोर दिया गया जिसमें संवेदनशीलता हो, एक ऐसा समाज हो जो समावेशी हो, एक ऐसा समाज हो जिसके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सबकी सहभागिता हो, एक ऐसा समाज हो जो सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित हो, एक ऐसा समाज हो जो शांति, विकास और सहयोग के मार्ग को प्रशस्त करने वाला हो। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि राजनीति सिद्धांत पुनः जो है वो अपनी भूमिका में लौट आता है। अब अगर हम राजनीति सिद्धांत में दृष्टिकोणों की बात करें तो मूलतः आज हम 3 दृष्टिकोणों की चर्चा करेंगे। उसमें एक दृष्टिकोण है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, दूसरा है मानकीय अथवा निर्देशात्मक दृष्टिकोण और फिर है अनुभवजन्य दृष्टिकोण। तो आप जानते हैं कि राजनीति सिद्धांत का सरोकार इतिहास से भी है, दर्शन से भी है और विज्ञान से भी है, ऐसी हमने चर्चा करी। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के जो चिंतक हैं, जो राजनीति सिद्धांत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर जोर देते हैं, उन्होंने ये माना कि इतिहास से हमें या इतिहास से जो अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, इतिहास से जो हमें समझ प्राप्त होती है, इतिहास से जो हमें सामाजिक समस्याओं के निराकरण का जो बोध प्राप्त होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए राजनीति सिद्धांत की प्रकृति या राजनीति सिद्धांत को इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, उसका वर्णन करना चाहिए और उसको समझने का, उसकी व्याख्या और विश्लेषण का प्रयास करना चाहिए। राजनीति सिद्धांत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का जो समर्थन करते हैं उनमें सेबाइन, जीएस सेबाइन का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, उसके प्रमुख प्रतिपादकों में से एक है। और उनका मानना था कि इतिहास से हमें यह जानने को मिलता है कि किसी भी ऐतिहासिक घटना या विशिष्ट परिस्थिति में
कब किस तरीके से राजनीतिक सिद्धांत या उसके विभिन्न व्यवस्थाओं ने किस तरीके से उसका जवाब दिया, उसका हल प्रस्तुत किया। किसी भी ऐतिहासिक घटना या ऐतिहासिक समस्या या सामाजिक समस्या में राजनीतिक सिद्धांत की भूमिका कैसे रही। इस परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक सिद्धांत उस स्थिति पर निर्भर हो जाता है जिसमें प्रत्येक ऐतिहासिक स्थिति एक समस्या निर्धारित करती है, जो बदले में सिद्धांत द्वारा तैयार किए गए समाधानों का ख्याल भी रखती है, मतलब उसका समाधान भी प्रस्तुत करती है। एक ऐतिहासिक स्थिति की समझ और फिर उस ऐतिहासिक स्थिति में क्या समाधान प्रस्तुत किया गया उसकी भी एक समझ बनाने का प्रयास करता है। तो हम अपने इतिहास के द्वारा वर्तमान को समझने का प्रयास करते हैं और भविष्य के लिए तैयारी करते हैं। भविष्य की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में एक आकलन प्रस्तुत करते हैं या भविष्य की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। ऐतिहासिक ज्ञान हमें पिछली पीढ़ियों की असफलताओं के बारे में संवेदनशील बनाता है और वर्तमान के सामूहिक ज्ञान के साथ संबंध रखता है तथा हमारे अंदर कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। इतिहास हमें बता सकता है कि हमारा सामाजिक और राजनीतिक ब्रह्मांड या परिवेश या वातावरण उन चीजों का एक उत्पाद है जिसकी जड़ अतीत में है और उन्हें बेहतर ढंग से समझने से हमें पता चलेगा कि हमारे पास कैसे कुछ निश्चित मूल्य, मानदंड और नैतिक अपेक्षाएं हैं, वो कहां से आए हैं, वो किस तरीके से हमारी राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण करते हैं, किस तरीके से शांति को कायम करने में किन्हीं राजनीतिक मूल्यों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ राजनीतिक मूल्य ऐसे होते हैं जो सभी काल परिस्थिति में समस्या समाधान करते हैं। तो इस तरीके से ऐतिहासिक दृष्टिकोण में हम मूलतः ये समझते हैं कि अपने ऐतिहासिक संकटों के दौर में राजनीतिक सिद्धांतों ने किस तरीके से राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया। अब अगर मानक और निर्देशात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो ये जो दृष्टिकोण है ये मूलतः नैतिकता पर फोकस करता है। ये मूलतः इस बात पर बल देता है कि हमें कब किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, वो कौन से मूल्य हैं जो हमें राजनीतिक संकटों से बचा सकते हैं, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। तो ये अपने आनुभविक अंतर्दृष्टि से, तर्क से ये बताने का प्रयास करते हैं कि राजनीतिक संस्थानों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इनका साध्य क्या होना चाहिए, व्यक्ति और सामाजिक संगठनों के मध्य परस्पर संबंध क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, और समाज में कौन सी व्यवस्था हमें शांति, विकास और सुरक्षा प्रदान कर सकती है। हमें किन सिद्धांतों पर शासन करना चाहिए। तो हमेशा आप देखेंगे और राजनीतिक दर्शन या इस तरीके का दृष्टिकोण हमें प्लेटो के दर्शन से लेकर आज लियो स्ट्रॉस के दर्शन तक मिलता है और इनका सरोकार इस बात में होता है कि विभिन्न अवधारणाओं के बीच अंतर संबंध हम कैसे स्थापित करें और विभिन्न घटनाओं में एक सुसंगतता की तलाश कैसे करें, कौन से मूल्य अच्छे हैं, किन मूल्यों का सरोकार एक राजनीतिक दार्शनिक और सिद्धांतकार को होना चाहिए, इसकी चर्चा हम मानकीय दर्शन में करते हैं। अब जो अनुभववादी हैं वो इनकी आलोचना करते हैं
वो कहते हैं कि यहाँ पे मूल्यों की सापेक्षता पाई जा सकती है, मूल्यों की सापेक्षता होती है। कोई कहेगा ये अच्छा है ऐसे करना चाहिए, कोई कहेगा वो अच्छा है वैसे करना चाहिए। किसी को मार्क्सवाद पर आधारित समाजवाद की विचारधाराएं अच्छी लगेंगी, किसी को उदारवाद पर आधारित उदारवादी लोकतंत्र की व्यवस्था अच्छी लगेगी। कोई संसदीय लोकतंत्र अपनाएगा तो कोई अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अपनाएगा। तो जो अनुभववादी चिंतक हैं वो ये मानते हैं कि मूल्यों की सापेक्षता पर आधारित है, ये नैतिकता के मानदंडों को स्थापित करने के लिए काम करता है, और ये मूलतः यूटोपियन प्रकृति का है। इसका तथ्य से जुड़ाव बहुत कम होता है। लेकिन आप देखते हैं कि अनुभववादियों द्वारा कुछ भी आलोचना की गई हो, ये मान लिया गया कि बिना मूल्यों के तथ्यों की प्रासंगिकता नहीं रह जाती है और वो सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा नहीं दे पाते। जॉन रॉल्स की पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में ये मान लिया गया कि अनुभवजन्य निष्कर्षों में तार्किक और नैतिक राजनीतिक सिद्धांत को सहारा देने का एक प्रयास होता है। रॉल्स अपनी कल्पना के साथ वितरण न्याय और कल्याणकारी राज्य के बारे में असली दुनिया की चिंताओं के साथ मानक दार्शनिक तर्कों को जोड़ने के लिए मूल स्थिति बनाते हैं, मूल स्थिति परिकल्पना करते हैं। तो तथ्यों के साथ उन्होंने कल्याणकारी राज्य के मूल्यों और वितरणात्मक न्याय के मूल्यों को भी जोड़ने का प्रयास किया। स्वतंत्रता पर फोकस किया लेकिन समानता पर भी बल दिया, और ये कहा कि स्वतंत्रता उतनी ही होनी चाहिए जो लोगों में समानता का विकास करे, यानी स्वतंत्रता के समान उपभोग की बात उन्होंने कही। अब हमारे समक्ष जो तीसरा दृष्टिकोण है वो है अनुभववादियों का, और आप ये जानते हैं कि अनुभववाद मूलतः इस बात पर फोकस करता है कि हमें अपना सरोकार क्या है से रखना चाहिए, क्या है क्यों है से रखना चाहिए। इसकी चर्चा जो है हमने अभी कर ली है, और आप ये समझ गए होंगे कि अनुभव मूलक अध्ययन पद्धति अपने आप में नई नहीं है, परंतु यह तथ्यों के संकलन करके संतुष्ट होने का एक उद्यम है। और इनका मानना है कि वास्तव में जब हम तथ्यों का उचित प्रकार से संकलन करते हैं तो वो एक सिद्धांत का इशारा स्वयं ही कर देते हैं। अनुभववादियों को उनका मानना है कि सिद्धांत के बिना तथ्यों का सार्थक संकलन नहीं हो सकता, बल्कि तथ्य स्वयं ही किसी सिद्धांत की अभिव्यक्ति है, चाहे वो सिद्धांत कितना गूढ़ क्यों ना हो। अनुसंधान का उद्देश्य सिद्धांत को प्रकाश में लाना है, मात्र तथ्यों का संकलन नहीं। तो ये भी मानते हैं कि तथ्यों के उचित संकलन से हम सिद्धांत की ओर चले जाएंगे और गूढ़ से गूढ़ सिद्धांत की हम व्याख्या कर लेंगे, हमें अलग से मूल्यों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अनुभववादियों को आधार सामग्री का संकलन शुरू करने के पहले उपयुक्त संकल्पना का निर्माण अवश्य कर लेना चाहिए। तथ्य एवं सिद्धांत के इस समन्वय के कारण अनुभव मूलक उपागम व्यवहारवाद की भाषा में विश्लेषणात्मक उपागम का पर्याय बन जाता है। तो राजनीतिक अनुभववादी मूलतः या अनुभववादी जो दृष्टिकोण है वो राजनीतिक व्यवहार में नियमितताओं का प्रयास करता है, खोजने का प्रयास करता है, नियम बनाने का प्रयास करता है, और फिर वो कहते हैं कि इस क्रम में हम सार्थकता स्वयं में प्राप्त कर लेंगे। तो इसके बाद अब वर्तमान की जो समकालीन दृष्टिकोण है वो रह जाते हैं, और समकालीन दृष्टिकोण में आप देखेंगे कि अब वस्तुनिष्ठता पे बल नहीं दिया जा रहा है, इस बात पर बल दिया जा रहा है कि जो लोगों की संवेदनशीलताएं हैं उनको राजनीतिक अध्ययन में शामिल किया जाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे समुदायवाद, बहुसंस्कृतिवाद और इन तमाम नई विचारधाराओं का एक
शुरुआत होता है, एक अध्ययन होता है, इनको एक प्रमुखता मिलती है और अब उत्तर व्यवहारवाद की बात, उत्तर प्रत्यक्षवाद की बात की चर्चा की जाती है। अब व्यक्ति का अध्ययन समाज के अध्ययन के साथ ही महत्वपूर्ण हो जाता है और छोटी-छोटी संस्कृतियों और मूल्यों पर बल दिया जाने लगा है। तो इस तरीके से हमने इकाई 1 में राजनीतिक सिद्धांत के बारे में समझ विकसित करने का प्रयास किया। आशा है आपकी समझ विकसित हुई होगी। धन्यवाद। नमस्ते।